आइडियर्स, जय हिंद, जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। यह हमारा रीतिकाल से संबंधित तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं के विषय में और उनके कवियों के विषय में। वीडियो आरंभ करने से पहले लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। हमारे साहित्य में कितने संप्रदाय हैं, इस विषय में हम हमारे प्रथम वीडियो में जान चुके हैं। यहाँ पर हम रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं और उन्होंने रीति किसे कहा है, यहाँ से वीडियो का आगाज करते हैं। तो देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए लिखा, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। आगे रीति का अर्थ बताते हुए वे यानी वामन लिखते हैं, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात रचना का विशिष्ट पद कर्म काव्य रीति है। यह भी ध्यान रखिए, हिंदी में रीति शब्द का अर्थ संस्कृत से भिन्न लिया गया है। रीति का शाब्दिक अर्थ होता है पंथ, पथ, मार्ग, विधि, रास्ता, तरीका, प्रणाली, शैली आदि। आगे देख लीजिए, इस युग के कवियों ने एक बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस युग को रीतिकाल नाम दिया गया है। यहाँ लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य उन ग्रंथों से हैं जिनमें काव्य के विभिन्न या विविध अंगों जैसे छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हों। रीति निरूपण की पद्धति का आरंभ भक्ति काल में कृपाराम कृत हित तरंगिणी से हो चुका था, किंतु उसे प्रधानता उत्तर मध्य काल में प्राप्त हुई, इसलिए इस युग को रीतिकाल नाम दिया गया। हम इससे पूर्व वाले वीडियो में रीड कर चुके हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। यह प्रश्न अपने आप में विवादित है। हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक सिद्ध करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हम यह भी पूर्व के वीडियो में रीड कर चुके हैं कि डॉक्टर नगेंद्र व श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल के विषय में लिखते हैं, आचार्य शुक्ल द्वारा केशव दास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा प्रवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित कर रीति परंपरा के प्रवर्तक पद से वंचित करना संगत प्रतीत नहीं होता। आगे देखिए, आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हुए उन्होंने लिखा, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशव दास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूर्ण अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में रीतिकाल का प्रवर्तन केशव से ही मानना ठीक होगा। यहीं पर हमें ध्यान रखना होगा कि रीतिकाल का प्रवर्तक सर्वमान्य मत से केशवदास को माना जाता है। आगामी बिंदुओं को भी हम इससे पूर्व वाले वीडियो में रीड कर चुके हैं, जैसे रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं। हमने गत वीडियो में देखा था, आचार्य शुक्ल के अनुसार यानी आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटकर प्रस्तुत किया। सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि व रीतिकाल के अन्य कवि। यहाँ आपको ध्यान दिला दूं कि शुक्ल जी द्वारा जो सामान्य परिचय दिया गया है उसे हम भूमिका के रूप में ही देखते हैं, इसलिए यहाँ हम अन्य 2 प्रकरणों पर ही चर्चा करेंगे। तो आगे ध्यान दीजिए, शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण में उन कवियों को स्थान दिया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, और यह भी ध्यान रखिए ऐसे कवियों की संख्या 57 मानी है, यानी रीति ग्रंथकार
कवियों की संख्या शुक्ल जी ने 57 मानी है। अगला बिंदु देखिए, रीतिकाल के अन्य कवि। इस प्रकरण में उन कवियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे अपितु वीर, नीति, श्रृंगार काव्य की रचना की है। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि ऐसे कवियों की संख्या 46 मानी है, जिसमें अंतिम कवि द्विजदेव हैं। डियर्स, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएँ। इसके अंतर्गत हमने आचार्य शुक्ल के बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विषय में जाना था। तो अगला बिंदु देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सर्वप्रथम अपनी आलोचनात्मक कृति हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में रीतिकालीन साहित्य को 3 धाराओं में बांटा है, और वह रीति काव्य की 3 काव्य धाराएँ हैं: रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा। अब जान लेते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है या किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वह काव्यधारा जिसके कवियों ने काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना की है, या वह काव्यधारा जिसके कवियों ने आचार्यत्व कर्म का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की है, रीतिबद्ध काव्यधारा कहलाती है। यह रीतिकाल की प्रतिनिधि काव्यधारा है, जिसको आधार बनाकर इस काल का नामकरण रीतिकाल किया गया। हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्यधारा के लिए आचार्य कवि नाम का प्रयोग किया है, यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कवि भी माना जाता है। हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य कवियों की 2 श्रेणियाँ मानी हैं, एक सर्वांग निरूपक, 2 विशिष्टांग निरूपक। इस काव्यधारा में निम्नलिखित कवि आते हैं, जिनमें से कुछ को टैप कर दिया गया है। अब आगे जान लेते हैं रीतिसिद्ध काव्यधारा क्या है और कौन कौन इसमें आते हैं। तो ध्यान दीजिए, वह काव्यधारा जिसके कवियों ने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और न ही जानबूझकर लक्षण निरूपण की चेष्टा की, अपितु युगीन प्रभाव से उनके साहित्य में सहजता से लक्षण निरूपण हो गया, या वह काव्यधारा जिसके कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, किंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान रखा, रीतिसिद्ध काव्यधारा कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिसिद्ध काव्यधारा के स्थान पर रीतिबद्ध काव्य का प्रयोग किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों की या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की। बिहारी इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अन्य कवि निम्न प्रकार से हैं जिन्हें टैप कर दिया गया, पर यहाँ ध्यान रखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह रीतिबद्ध कवि होंगे। अब जान लेते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के विषय में। वह काव्यधारा जिसके कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परित्याग कर लक्षण ग्रंथ न लिखकर शुद्ध कविता की है, रीतिमुक्त काव्यधारा कहलाती है। या वह काव्यधारा जिसके कवियों ने न लक्षण ग्रंथ लिखे और न कविता लिखते समय लक्षणों पर विशेष जोर दिया, अपितु अपनी हृदयगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति दी है, रीतिमुक्त काव्यधारा कहलाती है। इस धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों को नीचे टैप कर दिया गया है, आप रीड कर लीजिएगा। हमारे डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्वच्छंदतावादी काव्यधारा नाम दिया है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की एक अन्य काव्यधारा को स्वच्छंदतावादी नाम दिया है, जिसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। यहीं पर यह भी जान लेते हैं कि उक्त तीनों काव्यधाराओं के अतिरिक्त इस युग में भक्ति, नीति और वीर परक काव्य की रचना भी हुई है। जैसे रीतिकाल में
वीररस के कवि, रीतिकाल में नीति निरूपक कवि, रीतिकाल में भक्त कवि। डियर्स, आपसे अपेक्षा करता हूँ कि मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए और जो चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, यानी बोल नहीं पा रहा हूँ या बोल नहीं रहा हूँ, वह आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है। यह हमारे वीडियो नंबर 1 से लिया गया है। डियर्स, रीतिबद्ध कवि व आचार्यों के विषय में हम आगे रीड कर चुके हैं, फिर भी एक बार छोटा सा विवरण देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवि व आचार्य। रीतिकालीन वह विद्वान जिन्होंने लक्षण ग्रंथ व लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही लिखे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। इन रीतिबद्ध कवियों को सुविधा की दृष्टि से 4 वर्गों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलंकार निरूपक आचार्य, रस निरूपक आचार्य, छंद निरूपक आचार्य व सर्वांग निरूपण आचार्य। इनको भी आप ही की मेहनत के लिए टैप कर रहा हूँ। उचित लगे तो एक बार रीड अवश्य कर लीजिए। अगले वीडियो में जानेंगे अलंकार निरूपक आचार्य व उनके लक्षण ग्रंथ, रस निरूपक आचार्य व उनके लक्षण ग्रंथ, छंद निरूपक आचार्य व उनके लक्षण ग्रंथ, ठीक ऐसे सर्वांग निरूपण आचार्य व उनके लक्षण ग्रंथ। अब रिवीजन के रूप में कुछ क्वेश्चन और आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विशिष्ट पद रचना रीति का संबंध किससे है? ऑप्शन आंसर आचार्य वामन से। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण में कवियों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन आंसर है 57 यानी 57। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा के कवियों को आचार्य कवि माना है? ऑप्शन आंसर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति सिद्ध काव्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? आंसर रीतिबद्ध काव्य। वीडियो के अंत में आपके लिए क्वेश्चन टैप किया गया है। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो जवाब आपके पास अवश्य ही होगा। अगर उचित जवाब ना हो तो कुछ समय बाद वीडियो पुनः देख लीजिएगा और जवाब देने की कोशिश की। डियर्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।